Like to extend a warm welcome to all of you who have gathered here today in the early morning. It's an honor to be here today as the anchor of the event. We are back with another episode of Utkarsh Web Talks. I would like to begin this session with a positive quote. A leader is one who knows the way and shows the way. हमारे आज के कार्यक्रम उत्कर्ष वेब टॉक्स का विषय है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। आज हम जानेंगे ऐसे कौन से गुण व कौशलों की आवश्यकता होती है जिससे मनुष्य एक अच्छा लीडर बन सकता है। In this sequence, I would like to request our IT team to present the Abhivakti video among us. एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वो अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो।
और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। इतने प्रेरणादायक वीडियो को हमारे बीच प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारी आईटी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। We know that music is the universal language of the mankind, where words fail and the music speaks. And it expresses thoughts and the emotions without the language, but with its divine spirit and the melody. इसलिए मैं प्रेरणादायक गीत अर्थात प्रज्ञा गीत को प्रस्तुत करने के लिए डियर म्यूजिक टीम से आदर्श भैया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद वंशिका बहन। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दिया दिल्ली के शनिवार के इस वेब सेमिनार में। मित्रों, यहाँ पे हम सभी देख पा रहे हैं कि 40 लोग जुड़े हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले, वरना साहब पता नहीं चलता है कि हम चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं या फिर वाकई में हम जुड़े हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप लोग जुड़े हैं तो अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें। और असल में क्या होता है ना मित्रों, कि जब यहाँ से कोई हमारे अतिथि जब यहाँ से हमें मार्गदर्शन देते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम हमारी वीडियो ऑफ होती है तो उन्हें भी वो रस नहीं आता ना। उनको लगता है पता नहीं लोग सुन रहे हैं या फिर वो है। लेकिन जैसे ही आप अपने वीडियो को ऑन करते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से हम सम्मान दे रहे हैं अपने अतिथि का, कि नहीं वाकई में वो प्रेजेंट हो चुके हैं। जरा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इतने लोग जुड़ते हैं, हर बार कहा जाता है कुछ लोग वीडियो ऑन करते हैं, उस वक्त कुछ लोग नहीं करते। अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास करें तो अगर वहां पे बोले कि नहीं साहब आप क्लास कीजिए, हम आराम से बाहर से सुन लेंगे, तो इंसल्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन क्लास पे अगर हमारे अतिथि अगर जुड़े हैं, वो हमें समय निकाल करके इतनी व्यस्त शेड्यूल में अगर हमारे लिए वो समय निकाल रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके सम्मान में कम से कम, अगर कोई आपत्ति ना हो तो अपनी वीडियो ऑन करें। और आइए, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कुछ देर के लिए अपने आपको बाहरी वातावरण से अलग करते हुए। हर सप्ताह यहाँ पे हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यूं तो संभवों में देखिए तो इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन जब सुबह सुबह हर शनिवार को उनको फॉलो अप लिया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या है साहब कि अभी सुबह सुबह चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। क्यों साहब? क्योंकि देर रात तक उन लोगों ने मोबाइल चलाई है, कई लोगों ने, उनका जीवन ही अस्त व्यस्त है। लेकिन उनमें से आप जैसे लोग के मन में ये प्रेरणा उठी कि नहीं साहब मुझे हर सप्ताह यहाँ जुड़ना है। और जुड़ने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक आईना दिखाया जाता है कि साहब अपने आप से पूछो कि आप समवम से गायत्री परिवार से क्यों जुड़े हो। ऐसे यूं तो आपको ये कोचिंग तो पूरे भारत में सब जगह मिल रही है, लेकिन आपको ये मिली है तो आप क्यों जुड़े हो? कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आप सभी के समक्ष हर सप्ताह यहाँ पे लोग आते हैं। आदरणीय मनीष भैया एवं हमारे बीच से सफल हुए आईएएस आईपीएस, वो लोग आते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो आप सभी के हौसला का मैं अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज के युवा को अगर सुबह सुबह कोई पेट पर से उठा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूंगा एक बार खुद के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपने अपने आलस्य प्रमाद जैसे शत्रु से लड़कर यहाँ पे आए हैं। तो आपका अभिनंदन है। सभी से निवेदन है, कमर सीधी करें, बाहरी वातावरण से अपने आप को थोड़ा सा हटाते हुए आंखें बंद करें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए यह भावना करें कि वह सूर्य की आती प्रकाश की किरण हमारे शरीर पर पड़ रही है। हम अंदर से तेजस्वी वर्चस्वी हो रहे हैं। हमारे अंदर की समस्त बुराइयां परिष्कृत हो रही है। हमारी बुद्धि प्रखर हो रही है। जैसे जल की बूंदों से हमारा पूरा शरीर स्नान करता है, वैसे ही सूर्य से आती प्रकाश की किरण हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही है। और उस प्रकाश का ध्यान करते हुए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, मन ही मन गायत्री महामंत्र, जो सद्बुद्धि का महामंत्र है,
जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मन ही मन हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामान्य मुद्रा में आ जाए। आइए, हम सभी ने गीता में देखे हैं कि एक तरफ कौरव की सेना थी और एक तरफ पांडव थे। और दुर्योधन जो है वो अपना मार्गदर्शन शकुनी से लेता था, और पांडव जो है वो अपना मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण से लेते थे। तो आइए, उस गुरु सत्ता की प्रेरणा से आज हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं। उनके चरणों में नमन वंदन कि आप ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें, हमें पथ प्रदर्शन करें। और जब आप हमारे साथ हैं, कहते हैं जब गुरु की शक्ति साथ होती है मित्रों, तो आप सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि एक ग्रेजुएशन पास लड़का जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। मछुआरे का बेटा वीर शिवाजी बन जाते हैं। रामेश्वर की गलियों में पेपर बेचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वाले धीरू भाई अंबानी बन जाते हैं। तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य बन जाते हैं। तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो आइए, हम सभी का भी परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव से हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनके चरणों में नमन वंदन। तेरे नारे कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं राज, कि समुद्र को शाही करूं, पर गुरु गुण लिखो ना जा। गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम। गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम। रथ जब तुम ही हाँकते हो, जीवन से लड़ लेंगे हम। रथ जब तुम ही हाँकते हो, जीवन से लड़ लेंगे हम। गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम। हमको नहीं चाहिए सुख, मन में नहीं कामना है। हम ना फंसे साधनों में, गुरुवर यही याचना है। गुरुवर यही याचना है। अंतः में ज्योति जला दो,
दुनिया से लड़ लेंगे हम, अंतः में ज्योति जला दो, अंधेरे से लड़ लेंगे हम, गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम। अर्जुन के हो तुम ही कान्हा, मीरा के तुम ही मोहन, लकड़ी पकड़ कर चलाते, निर्धन के तुम ही हो धन, निर्धन के तुम ही हो धन, पतवार पतवार तुम थाम लो, दुनिया को गढ़ लेंगे हम, पतवार तुम थाम लो, दुनिया को गढ़ लेंगे हम, गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम, रथ जब तुम ही हाँकते हो, जीवन से लड़ लेंगे हम, रथ जब तुम ही हाँकते हो, जीवन से लड़ लेंगे हम, गुरुवर सदा साथ है, दुख दर्द सह लेंगे हम, दुख दर्द सह लेंगे। धन्यवाद। वही एक और प्रज्ञा गीत की ओर चलते हैं। और मित्रों, जैसे कि आदरणीय मनीष भी बताते हैं, जब पांडव भी सामने कौरव को देखा था ना, उसे भी कहा था यार कि मैं हार जाऊंगा। और आए दिन हमारे जीवन में भी यही होता है साहब, कि हमें लगता है कि यार इतना बड़ा यूपीएससी है या जीवन का कोई भी एग्जाम हो, हम इतना जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रथ का पतवार ना स्वयं परम पिता गुरुदेव चला रहे हैं। क्योंकि अगर हमें गायत्री परिवार से दिया से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आपको तो अपने जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने करियर के बारे में, क्योंकि जिसका रथ स्वयं महाकाल चला रहा है, स्वयं कृष्ण चला रहे हैं, उसे कौन हरा सकता है साहब। लेकिन बस यही है कि हम अपने दोस्तों की और ना जाने किस सोचों की दुनिया में घूमते रहते हैं, और हमें लगता है यार कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और यही कारण है कि कई दोस्त आपको कहते होंगे यार हर शनिवार को यहाँ पे 2 घंटा जुड़ते हो, इससे अच्छा है कि आप आराम से पढ़ाई कर लो। लेकिन वो युवा न जाने कितना समय बर्बाद करता है, कितना घूमता है। आप स्मोकिंग करो, गलत काम करो, नो बडी कैसे कि बेटा आप क्यों कर रहे हो, लेकिन जैसे आप अच्छे काम से जुड़ते हो, अच्छी चीजों से जुड़ते हो ना, तो आपके दोस्त, आपके रूम पार्टनर ही आपको पीछे से ज्ञान देने लगते हैं, यार क्या हर शनिवार को जुड़ते हो। तो जीवन आपका है। और आदरणीय मनीष भैया ने बड़ी प्यारी सी बात पिछले रविवार को बताई थी कि इंसान का जीवन सिर्फ बी और डी से चलता है, कि बी से बर्थ और डी से डेथ, लेकिन सी फॉर चॉइस होता है जो हमारे हाथों में होता है। तो आइए, आपकी चॉइस है, आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक और प्रज्ञा गीत, उसके बाद हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया को हम आमंत्रित करेंगे कि आइए, ये जीवन संग्राम है, और चाहे जैसा भी क्षेत्र हो, लड़ना तो हम सभी को पड़ेगा ही। और बड़ी प्यारी सी बात कही गई है कि उलटता जो सफीनों को, उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले, उसे अपने दिया की नौजवान कहते हैं। बोले भारत माता की। ये संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा,
जो लड़ नहीं सकेगा, अरे जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। और लड़ना कैसे? आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कर्मठों से। आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कर्मठों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा, जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा, जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, अरे आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अंदर ऊर्जा, उमंग व उत्साह को जागृत करने के लिए शुक्रिया। हमारे अंदर चुनौतियों से लड़ने की शक्ति को जागृत करने के लिए धन्यवाद। हम सभी को प्रज्ञा गीत के माध्यम से प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही मधुर और बहुत ही प्रेरणादायक गीत है। It is rightly said, leadership is the capacity to translate vision into reality. Leadership and the learning are indispensable to each other. Today, the keynote speaker of our session is Manish Rai. He is the chief coordinator of the Diya Delhi and guide all of us in our all ups and downs. He is always here to help us and guide us. He always helps us to enhance and develop our personalities. I would like to invite Mani sir to throw a light on the topic developing leadership qualities. बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस शनिवार को जुड़ते हैं एक पॉजिटिव वातावरण में। आदर्श जी इतना अच्छा संगीत सुनाते हैं, संगीत सुन के हम सभी मुग्ध हो जाते हैं, है ना। हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत जो गंदगी आ जाता है, संगीत के माध्यम से उसकी सफाई हो जाती है। हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है। और ये सैटरडे का कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत दिनों से चल रहा है, और जो भी लोग आज दिखाई दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपके अंदर वो परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहा है। हो सकता है आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन अंदर से वो सॉफ्टवेयर का चेंजेस, सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन बहुत तेज गति से चल रहा है। इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। वही आपको यहाँ तक खींच के लाता है, वो आपका पॉजिटिव विचार, वो सकारात्मकता आपको यहाँ तक खींच के लेके आता है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कुछ जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए
आप यहाँ जुड़ते हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उससे पहले उसी गुरु सत्ता का आह्वान करेंगे कि आप ही आइए और आप ही हम सभी का मार्गदर्शन करिए। तो जो भी लोग वीडियो में हैं बिल्कुल सजग दिख रहे हैं हमको, और जो वीडियो में नहीं है उनसे भी आग्रह है कि आप भी सजग हो जाइए, है ना। कहीं एकांत में बैठ जाइए। हम आपसे आधे घंटे बात करेंगे आज, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज का जो पैकेज लेके आए हैं आपके लिए एक आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगा आपके जीवन में, जो बहुत ही अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। तो इसीलिए जितने भी आप लोग जुड़े हैं, हमारा ऐसा मानना है कि आपका समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी मनस्थिति उस लायक बन जाए, है ना। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, आप सभी से आग्रह है कि अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें और ये भाव करें कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण शांत हो रहा है। हम अंदर से शांत होना चाहते हैं। मन ही मन यह बात दोहराएं कि हे मन, हम शांत होना चाहते हैं। हम बिल्कुल शांत होना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। ये भाव करें कि हमारे अंदर का जो बुराई है, जो कसाई कलमश है, वो आज सब धुल रहा है, स्वच्छ हो रहा है। हमारे अंदर में न किसी के प्रति ईर्ष्या है, न द्वेष है, न ही कोई बुराई है। हम बिल्कुल स्वच्छ हो रहे हैं। और ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करें, जो सूर्य उस हिमालय की चोटी से निकल रही है। वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ रही है, हमारे रोम रोम में फैल रही है, हमारे कण कण में फैल रही है, हमारे शरीर के जर्रे जर्रे में फैल रही है। उस सूर्य के प्रकाश से हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर जो कमजोरी है, जो हमारे अंदर वीकनेस है, उसको हील कर रही है। वो सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर एक एक कण कण में जाके, एक एक रोम रोम में जाके वो हमें ऊर्जावान बना रही है। हम अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं। हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं वो दूर हो रही हैं। इस भाव में डूबते हुए ये भावना करें कि हम स्वच्छ हो गए हैं, हम ओजस्वी हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, वर्चस्वी हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए एक बार उस महासत्ता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी सामान्य हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे सभी युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, आप जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए यहाँ जुड़ते हैं। ये उद्देश्य बहुत ही अलग है। ये उद्देश्य एक ऐसा है जो परम पूज्य गुरुदेव ने जब ये मिशन का निर्माण किया था ना, अखिल विश्व गायत्री परिवार का, तो उन्होंने अपने जीवन, अपने मिशन का उद्देश्य बताया था। और वो उद्देश्य क्या था? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ठीक है, ये उद्देश्य है और ये जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उद्देश्य है, तो आप बोलेंगे हम आईएएस बन जाए, हम आईपीएस बन जाए, हम आईआरएस बन जाए, है ना। ये सारी बातें बाय प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में देवत्व आ गया, अगर आप अंदर से संत हो गए, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन धन्य हो जाए, है ना। आज तो हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, आज इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि आज हमको समझ ही नहीं आता। हमारा शरीर जो है में ऊर्जा नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा मन जो है थक गया है, चेहरे पे उदासी छा गई,
कोई हंस नहीं रहा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। युवा का मतलब ये होता है कि उसके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहने चाहिए, वो हंसते रहने चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। ठीक है, युवा का मतलब ये नहीं होता है कि मुरझा गए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो 1 महीने का ही टाइम बचा है, पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। मन में तरह तरह के भाव आने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि इस बार अब लगता है नहीं हो पाएगा, है ना, एक बार और जो है अगले बार तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मन में वो जो द्वंद चलता रहता है ना, मन में जो हमारे अंदर वो द्वंद चलता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका जीवन बहुत उज्जवल है। आप, पता नहीं, मैं ये गारंटी तो नहीं देता हूँ कि आप आईएएस बन ही जाएंगे तो ही आप उज्जवल हो पाएंगे, लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी चूंकि नेक्स्ट मंथ आप सभी का एग्ज़ाम है ना, मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे। कितने लोग हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हैंड रेज करेंगे, मतलब आई मीन जो हैंड रेज का फीचर है अगर संभव हो सके तो अगर वो आप देंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया आ जाए। मतलब जो पीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, मोस्टली मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप घबराइए मत, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमारा एग्ज़ाम आ गया। देखिए, ये बात तो सही है कि एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले नहीं होती। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है वो 1 साल पहले से ही होती है ना। लेकिन फिर भी अभी जिस स्थिति में भी हैं, जैसे भी हैं, इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि हम अपना बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में अभी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप साल भर की पढ़ाई आप 1 महीने में पढ़ जाइए, ऐसा संभव नहीं है। और पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं पूरी पढ़ाई कर लूंगा फिर मैं एग्जाम दूंगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है इसका सूत्र। आप जिस चीज की तैयारी अभी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पढ़ाई आप, इसकी तैयारी आप बचपन से ही कर रहे थे। आपने इसी दिन के लिए पढ़ाई किया था, है ना। कि एक समय ऐसा आएगा कि हम एक ऐसे एग्जाम में जो हमारा सपना है उसको पूरा कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आप पढ़ रहे हैं, अपने महत्व को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके अंदर वो सारी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो सारी लॉजिकल थिंकिंग है, आपके अंदर वो सारी प्रतिभा है कि आपको, मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो आपका जितना अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा बेस्ट कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, जब अंदर से आप पॉजिटिव रहेंगे। नहीं, आप दुखी रहेंगे, आप परेशान रहेंगे कि अब तो टाइम नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कैसे करूंगा, अब मेरे पास समय नहीं है। तो मैं यही बताने आया हूँ आप सभी को कि ये समय जो है बिल्कुल सही है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 महीने का समय है, आपको बस ये सोचना है कि हमको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना है मतलब आपके पास जितना भी समय है उसका बेस्ट यूज करना है, हमको बेस्ट सदुपयोग करना है। हमने पास्ट में क्या किया वो भूल जाइए। मैं आपको बताता था ना, पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं, मैंने आप सभी को बताया था आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना। ये बहुत साइंटिफिक है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कम लोग करते होंगे इसको। नहीं भी करते, क्योंकि कहते तो हम बहुत सारी बातें हैं ना, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन है बहुत जोरदार सूत्र। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आत्मबोध की साधना क्या होती है ना, कि आत्मबोध की साधना ये होती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो बेड पे 2 मिनट बैठिए, रुकिए 2 मिनट, और ये भाव करिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है, आज का दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन बीतने वाला है, आज का दिन
हम हम सबसे बेस्ट सदुपयोग करेंगे। सुबह सुबह भगवान ने जो मुझे क्रेडिट किया है 86,400 सेकेंड क्रेडिट हुआ ना, जब तक अकाउंट में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा क्या भगवान क्रेडिट हमको नहीं करते, कुछ हेल्प नहीं करते। समय से बढ़ के कुछ नहीं है, आप ये मान लीजिए। भगवान ने आज, आपको पता नहीं, कल रात में लाखों लोग मर गए होंगे, और आज सुबह आपको भगवान ने ये जीवन दिया है, तो भगवान को धन्यवाद तो करिएगा ना कि आज का जीवन आपने मुझे दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। सुबह जब उठिए तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आपका बहुत धन्यवाद कि आज का समय आपने, आज का दिन आपने मुझे दिया है, और मेरी जिम्मेदारी है कि उसका हम बेस्ट सदुपयोग करेंगे। आप ऊपर जाएंगे तो भगवान यही पूछेंगे आपसे कि आप, तुमको इतना समय दिया, तुमको इतनी सारी चीज दिया, तुमने किया क्या, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आत्मबोध की साधना करनी चाहिए, और आत्मबोध की साधना में क्या है कि आज हमारा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म में क्या होता है, जो पास्ट मैंने क्या गलत किया सब भूल गए, उसको सब खत्म कर दिए। आज का दिन हम अपना सबसे बेहतरीन दिन बिताने वाले हैं। तो ये जो आपको भाव करना है, ये जो चिंतन करना है सुबह में, इसी को तो इम्प्लीमेंट करना है। आपके पास 1 महीने का समय है, आपको ये देखना है कि 1 महीने में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, आप वो ट्राई कीजिए। आप ये क्यों देख रहे हैं कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया, हमने अपना 100% नहीं लगाया। मैंने देखा है कि जब रिजल्ट आता है ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि भैया इस बार जो है ना मैंने अपना 100% नहीं दिया था, तो 99% दिया था, 95% दिया था, 70% दिया था, तो 70% मार्क्स आ जाए ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि हम अब क्या बेस्ट अपना यूज कर सकते हैं, और आपको एक सूत्र हम दे के जाते हैं। लास्ट टाइम संदीप जी आए थे, हमको मुखर्जी नगर हम बुलाए थे ऑफलाइन वाले प्रोग्राम में संडे को। तो उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा है, जो मेरा अनुभव रहा यूपीएससी का, जब हम यूपीएससी सेलेक्ट हुए तो जो हमारा निचोड़ है वो यही है कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता। अगर ये आपको गलत फहमी है कि नहीं हम पूरा पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद एग्जाम देंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो आप पढ़ते जाइए, जितना भी पढ़ना है पढ़ना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे उन्होंने दो एग्जाम से 1 साल पहले हमसे पूछा था, जैसे ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था, ऑफलाइन प्रोग्राम मुखर्जी नगर में चल रहा था। तो उन्होंने हमसे बोला था कि भैया अगर आपसे मैं ये एक सूत्र मांगू यूपीएससी के लिए तो आप क्या दीजिए। ठीक है, एक सूत्र मांगो कि यूपीएससी में मुझे अगर सफल होना है तो वो क्या सूत्र है। उनको मैंने दिया था, और शायद आपको भी मैंने दिया होगा। लेकिन कोई आदमी उसको ले लेता है और वो आज असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है, और डायरेक्टर बनने के बाद देखिए भगवान का सौभाग्य देखिए कि अभी उनको मंत्रालय में बुलाया जा रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन हमारा मानना है कि आधे घंटे 1 घंटे हम भाषण दे के चले जाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपने जीवन में कितना उतारा। आप जितना ही उतारिएगा वही महत्वपूर्ण है। ये भाषण प्रवचन कोई काम का नहीं जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते। तो मैं आपसे क्या बता रहा था, एक सूत्र है ना, आप लोगों को भी एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा। वो क्या सूत्र है भैया बता के ही जाइए, 1 महीने का समय बचा है कि नहीं। कुछ ऐसा हो जाए मामला कि इस बार सेट हो जाए, बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है। उन्होंने पूछा था मुझे तो मैंने उनको बताया था, देखिए संदीप जी, आ, जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त करना है ना, कुछ भी, ठीक है। आज आपको मान लीजिए कि आज आपके मन में आया कि नहीं हम ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेंगे, ठीक है। तो मुझे याद आ गया, आ, एक बार 2008 का ओलंपिक का ये हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो जिसमें माइकल फेल्प्स को 8 गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। तो 8 गोल्ड मेडल मिला था। तो पत्रकार जो है उनसे पूछने आए कि मस्ट बी और लकी डे, उनको बोला जाता है कि आपका आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन होगा कि भगवान ने आज आपको इतना गोल्ड मेडल दिया। तो वो नाराज हो गए,
क्या बात कर रहे हो साहब, ये जो है ऐसे नहीं मिला है कि मेरा भाग्य साथ दे दिया और हमको मिल गया, ऐसा नहीं है। तो पत्रकार से पूछा कि आपको चाहिए गोल्ड मेडल। पत्रकार से वो जो ओलंपिक के थे मार्क्स फेल्प, उन्होंने पूछा आपको चाहिए। बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको कैसे मिलेगा। बोला आपको भी मिल सकता है, लेकिन मैं जो करने को बोलूंगा अगर आप करेंगे तो आपको भी मिल सकता है। बोला क्या बात कर रहे हैं। बोले बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। तो बोला कि क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला 8 साल तक 8 घंटे आपको पानी में स्विमिंग करना पड़ेगा बिना सैटरडे संडे के। आप करो, आपको अगर गोल्ड मेडल नहीं मिला तो आप मुझे बता देना कि मुझे नहीं मिला। बोला जिस्म सिकुड़ जाएगा, जब 8 घंटे आप पानी में रहोगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप भी करो, आपको भी मिल जाएगा। अभ्यास, 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 आपको भी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा काम आप लोग नहीं करने आए हैं, भगवान ढूंढने आए हैं क्या। यूपीएससी ही तो करना है? भगवान ढूंढने आए हैं। अरे हजारों लोग हर एक साल निकालते हैं। आप तो वो भी कर सकते हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। अपने आप को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं, भगवान ने आपको आपके ब्रेन में सारा सर्किट जो है उतना ही दिया है जितना टॉपर को मिलता है। कोई सर्किट कम नहीं है आपका, कोई भी जो है नसें कम नहीं भगवान ने आपको दिया है ब्रेन में, एकदम दिया है एज इट इज। अगर भगवान बाइफर्केशन करते तो भगवान नहीं होते, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो उस पत्रकार को उन्होंने बोला कि अगर आप चाहोगे ना तो आपको भी गोल्ड मेडल मिल सकता है। 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ है कि माँ मैं भी आईएएस बन जाऊं और 4 लोग सलामी ठोके, और सलामी जब ठोके तो पैर इतना जोर से मारे कि चारों ओर से आवाज आए कि लगे कि कलेक्टर साहब जो है पहुंचे। सब चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस जिले का हम एसपी बन जाएं और पीछे जो है 100 फोर्स जो है चल रहा है आगे पीछे, और ऐसा सैल्यूट मारे कि लगे कि हाँ चारों ओर एकदम आवाज जो है गूंजनी चाहिए उसकी। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। कीमत तो चुकानी पड़ेगी भैया, ये बात तो तय है। बिना कीमत चुकाए हुए आज तक न ही किसी को मिला है और न ही किसी को मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ ये लिख के देता हूं कि जो मेंस एग्जाम है ना, टिल मेंस एग्जाम, आपका पुरुषार्थ ही काम देता है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारा लक फैक्टर काम करता है, और वो लक फैक्टर आपको प्रकृति साथ देगी। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है, तो भगवान आपको साथ देंगे। समय बदल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2040 तक आप देखेंगे अपनी आंखों से कि ये दुनिया पूरी तरह बदल चुका होगा, और हम और आप उसका नेतृत्व करने वाले हैं आने वाले समय में। ये मेरा नोट कर लीजिएगा आप इस स्टेटमेंट को। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस समय में हुआ है। हजारों साल तक ऐसा समय मानव सभ्यता के इतिहास में ना आया था और ना आएगा। मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि सफलता तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। आप कीमत चुकाइए, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उसने तो इसी साल निकाल लिया, मेरा तो इस बार नहीं। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जिस दिन उस लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया, वो प्रकृति तो हमको दे के जाएगी। ये हमारा लंबा अनुभव है। मैं बता रहा हूं आपको, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आपने ये चीज सुना होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं ये, कि आप मेहनत करिए, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए, आप अच्छे से मेहनत किए, तो आपने सुना होगा ना कि यूपीएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल गेम है। आप कह नहीं सकते हैं कि आपका हो ही जाएगा। हो जाएगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, होना भी चाहिए। और 1% के लिए मानिए कि अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल
आप कल्पना कर सक रहे हैं कि आपने जितनी पढ़ाई करी है, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना रोड पे बोर्ड लगा के, तो भीड़ हो जाएगा जनता का, विद्वान हो जाएंगे आप जिस सब्जेक्ट पे भी प्रवचन देना स्टार्ट करेंगे ना, तो लोगों को रहेगा कि अरे ये तो ज्योग्राफी में जो है गीता बांच रहे हैं, इतना मजा आ रहा है टाइप से। आप समझ रहे हैं? आप हिस्ट्री ही पढ़ाने लगेंगे तो लोगों को लगेगा यार आनंद आ गया एकदम। कब होगा ये? जब आपने उस चीज को जिया होगा अंदर से, आपकी नस नारी जिएगी, आपका एक एक कण अंदर से बोलेगा कि मैं हिस्ट्री बन गया हूं, मैं ज्योग्राफी बन गया, मैं पॉलिटिकल साइंस बन गया हूं। आपका जीवन बोलना चाहिए। आप असफल रहेंगे क्या? मैं एक बार ऐसे ही झा सर की मैं क्लिप सुन रहा, ये ओझा सर जो आजकल बहुत फेमस है ना, वो क्लिप उनका आता रहता है, तो एक बार मैं ऐसे ही देख रहा था, तो वो जब घर से आ रहे थे तो लोग उनको बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा आईएएस करना। तो बोला हम तैयारी करने के लिए आए और हमसे आईएएस नहीं बन पाए, तो हम घाटे में रह गए क्या? घाटे में रह गए क्या? घाटे में नहीं गए। कहने का मतलब ये है कि आप हर एक परिस्थिति में खुश रहिए, हर एक परिस्थिति में मस्त रहिए। आपका तो काम बस एक ही है, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। आप फल की चिंता करेंगे, आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आप तनाव में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। अरे क्या ही होगा, इससे पहले भी तो जीवन चल रहा था, सब सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जब सिलेक्शन, अच्छा एक बात बताइए कि जो आईएएस बनते हैं वही जीवन में सफल होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप खूब पढ़िए, आप जम के पढ़िए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप कीमत चुकाना सीखिए, आप बैठना सीखिए, आप प्लानिंग सीखिए, आप एग्जीक्यूशन सीखिए। आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बार नहीं होगा, अगले बार नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा आपका, ये बात तय है। कोई आसमान से नहीं उतरते हैं साक्षात, बस सिंपल है, कुछ सूत्र है जो आपको अपनाने हैं कि आपको अभ्यास करना है, आपको संकल्प शक्ति डेवलप करना है, आपको इच्छा शक्ति डेवलप करना है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। अब आपके मन में वो बातें उमर घुमर रही होगी कि भैया वो सूत्र नहीं बताए जो आपने संदीप जी को बताया था। ये कहानी सब तो ठीक है, लेकिन वो सूत्र बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है? तो वह सूत्र ये है कि संदीप जी कहते थे कि भैया ऐसा है कि जब आपसे पूछा था ना, मुझे ध्यान नहीं था कि उनको ऐसा बात हम कभी बोले, आपने से पूछा था तो आपने ये बोला था हमको कि प्रैक्टिस आप इतनी कर दीजिए डेली, इतनी कर दीजिए कि जिस दिन एग्जाम हो आपको ना, जिस दिन एग्जाम हो तो ऐसा लगना चाहिए कि ये तो हमारा डेली का काम है, ये तो मैं नया क्या ही कर रहा हूँ। जैसे हमारा एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 16 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है? एक महीने का समय है, एक महीने 5 दिन का समय है, ठीक? अब एक बात बताइए कि आप आज से, वो क्या करते थे संदीप जी, मैंने बोला था कि सुबह जल्दी उठिए, तो बोलता था कि भैया जब सुबह उठता था तो आपने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए। तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले टेस्ट लिखता था 2 घंटे की बैठ के, सुबह उठ के 3 बजे गया, फ्रेश हुआ और सबसे पहले 2 घंटे का मैं टेस्ट लिखता था। और टेस्ट लिखने के बाद उसके बाद 1 घंटे एनालिसिस करता था, कहाँ गलती हुआ, कहाँ करेक्शन करना है। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था पहले उसको सॉल्व किया, फिर जो नेक्स्ट पेपर्स थे उसको मैंने सॉल्व किया। और भैया मैं आपको क्या बताऊं कि कट ऑफ जो है हमारे समय में बता रहे थे वो कुछ 90 92 के आसपास रहता था, और उनको कितना मार्क्स आता था पता है? तब प्री का तो मुझे सोचना ही नहीं कि पढ़ा कभी, 130 मार्क्स से नीचे नहीं रहता था उनका। और आप लोग हैं कि परेशान हुए पड़े हैं कि अरे प्री नहीं हुआ तो क्या होगा, प्री नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे क्या होगा, एकदम हो जाएगा, ये सत्य है। मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। अब एक बात बताइए कि आप 35 दिन तक टेस्ट दिए और 36वां दिन आप 16 जून को पहुंच गए, नहीं तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भैया मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं, आप तो गलत सलत कर दूंगा जाकर के, मैं डिमोटिवेट हो जाएंगे। डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं। आप जब टेस्ट दीजिए ना, मान लीजिए 35 टेस्ट दिए, तो आपको पता है कि आपका कितना क्वेश्चन रिपीट हो गया, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। आप भूलेंगे नहीं, जो आप गलत करेंगे ना, और जब उसका आंसर देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, तो कितना क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो गया। आप समझ रहे हैं? आपकी तैयारी हो या ना हो,
आप टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसका आंसर देखिए कि क्या करेक्ट है, और फिर आगे बढ़ जाइए। मैं आप विश्वास दिलाता हूं, यही सूत्र है, यही सूत्र है, और बस यही सूत्र है। एक बात मैंने बता दी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मेंस की बात बताता हूँ। ठीक है, मेंस में मैं एक आईपीएस है, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनसे मैं पूछा तो कि कैसा था आपका, क्या स्ट्रेटजी था। बोला भैया कोई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, यूपीएससी में बहुत ही सिंपल है। जैसे मेरा मेंस एग्जाम था, तो मैं डेली एक काम करता था, ऐसा रिकमेंडेड है कि 3 घंटे का टेस्ट डेली दीजिए। बोला भैया मैं 2 पेपर डेली लिखता था। बोलते थे ना पराकाष्ठा की मेहनत करना, मतलब 2 पेपर 3-3 6 घंटे के पेपर में डेली लिखता था। मेरा 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 जो उंगली है ना वो टेढ़ा हो गया था, ये टेढ़ा हो गया था। हम सबको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप भी 6 घंटे की टेस्ट दो, सबका अपना अपना यूनिकनेस है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन यही सूत्र है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये कल्पना करके देखिए कि आप बोलते हैं ना कि हमारा टाइम कम पड़ गया, ऐसा शिकायत रहता है ना बहुत लोगों का, कि हमारा, और हमारा अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा कि जब आप एग्जाम में आप लिखते हैं तो क्यों कम पड़ता है, पता है इस बात का? इसका कारण ये होता है कि आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो आप सोचते हैं, सोचने में अगर डिले किए तो वो डेल्टा सेकेंड का जो है ना डिले होते होते वो एक बड़ा डिले बन जाता है ना? यही होता है ना, जब आप लिखते हैं और ज्यादा सोचने लग गए तो वो जो डेल्टा डेल्टा करके डिले हुआ, और उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वो जो संख्या निकल के आएगा वही 15-20 मिनट का समय आपका ले जाएगा, होता है ना? अगर वही प्रैक्टिस आपकी डेली हो रही है, डेली आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको सोचने का कैपेबिलिटी आपका डेवलप हो जाएगा, और वो डेल्टा सेकेंड एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, और एकदम से आपका दिमाग काम करने लगेगा कि इसके बाद ये लिखना है, मतलब आपको चल पड़ेगा वो, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो उसको देखेंगे ना हमने मिस्टेक कहाँ किया, आप खुद से उसका चेकअप कीजिए, चेक कीजिए कि मैंने कहाँ गलती किया, यहाँ करेक्शन हो सकता था। आप ये वेट मत कीजिए कि मैं किसी और से वेरीफाई करवाऊंगा, कोई वेरीफाई कर दे तो बहुत अच्छा है, कोई सीनियर कोई मेंटर वेरीफाई कर दे तो बहुत अच्छा, और नहीं भी वेरीफाई करता है तो खुद से चेक कीजिए मैंने कहाँ गलती किया है। कोई ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर होता होगा, उसको आप देख करके उसको चेक कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये आईएएस वगैरह, मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी बन सकते हैं। मैं पूरे 100% जो है विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप में भगवान ने कोई कमी नहीं रखा है, कोई कमी नहीं, आप में भर भर के वो चीज दिया, कोई चिंता का बात नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, हो गया इस बार तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले बार करेंगे, लेकिन आप अपनी कीमत चुकाना शुरू कर दीजिए। आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ज्यादा सोशल मत बनिए। अभी एक होता है ना कि नहीं, फलाने जी क्या कहेंगे, घर से फोन आ रहा है कि फलाने जी का फूफी का फूफा के बेटे का शादी है और उनका मौसा का जो है ये है, और नहीं जाएंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं आया। अरे क्या करिएगा जा करके, जिस दिन सक्सेस नहीं हुए ना वही फूफा और मौसा बोलेंगे खत्म है ये भी। मैं बोलता था आईएएस बनेगा, ये आईपीएस बनेगा, मुंह देखा है जा करके आईना में, आईएएस बनेगा। वही फूफा और वही फूफी आपको बोलेंगे, कोई काम नहीं देगा आप। समझ रहे हैं? जीवन का एक रहस्य आज लेते जाइए, कमजोर रहना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। हम हम जो है जमाने से नहीं है, हमसे जमाना है। समझ रहे हैं ना? आप एग्जिस्ट करते हैं तो ये दुनिया है आपके लिए, और आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये दुनिया किसी काम का नहीं आपके लिए। आप समझ रहे हैं ना? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही सूत्र है। आप कमजोर रहिएगा, कभी भी आप दबा दिए जाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, वही इसको भोग पाते हैं, इस वसुंधरा को, जो वीर होते हैं। तो वो बनिए, घबराइए मत, भगवान ने आपको सब कुछ नवाजा है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक चैलेंज ये आता है कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे। अभी तो मुझे भैया की बात बड़ी अच्छी लगी कि भैया बड़ा अच्छा बोले, अब 2 दिन के बाद जाते जाते हाफी लेने लगेंगे जाके,
अब जो है नींद आ रहा है, मैं अब क्या करूं। तो कोई देखिए, कोई जादू नहीं होता है। आपको ना प्रोसेस से चलना पड़ेगा। आपको शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, एक एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको मन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप समय बचा पाएंगे। नहीं तो आप ये चाहेंगे कि नहीं, हम तो अचानक से जो है आज भैया बोल दिया और कल से तो मैं धोती पहन के एकदम टाइट हो गया कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं और उधर दुनिया पलट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, स्नेह स्नेह चलना पड़ेगा। अचानक से ऐसा मत कीजिएगा 18 घंटे एकदम मैं पढ़ाई कर दूंगा और वैसा कर दूंगा। और देखिए 18 घंटे भी पढ़ाई होता है, पता है वो कब होता है? 18 घंटे नहीं, 12 14 घंटे 16 घंटे भी पढ़ाई होता है। वो पता है कब होता है? मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने आप सभी का क्लास लिया था सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन पे, पता नहीं कितने आदमी को पता होगा नहीं होगा। तो जो विवेकानंद कहते हैं ना कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लाइज बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, कहते हैं ना। और वो जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, वो फ्लो पे डिपेंड करता है। तो वो फ्लो कब आती है पता है? जब आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, बहुत मजा आने लगेगा, तब वो फ्लो जनरेट होगा आपको। और जैसे ही वो फ्लो आया आपको, उस समय आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने देर की पढ़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कि हम 7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं कि 8 घंटे की पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे की पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे याद है जब 10th और 12th की मैं एग्जाम दे रहा था, तो जब रिवीजन करना होता है ना उस समय, और मैं टॉपर, शुरू से ही टॉपर था, मतलब 5th क्लास से लेकर के थ्रू आउट मैं टॉपर रहा। और सेकेंड टॉपर को तो मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत दूर रखता था उसको। ठीक है, वो सूत्र है कुछ, आप लोग भी करेंगे तो मिल मिल जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बहुत सिंपल है। जीवन में ना इसको बहुत कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस समय बहुत संभाल के रखना है अपने आप को। आप ये समझिए कि आप माँ के गोद गर्भ में हैं। माँ के गर्भ में आप जानते हैं ना, जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको किसी चीज से मतलब नहीं होती। माँ के गर्भ में है, पहले आपको अपने शरीर को संभालना पड़ेगा कि आपको किसी तरीके का खांसी ना हो, सर्दी ना हो, पेट खराब ना हो, बुखार ना हो, तबीयत खराब ना हो। इस वातावरण से बचना है आपको, शरीर को बचाना है, मन को बचाना है, इस वातावरण से बचना है आपको। ये सब बचाएंगे तभी ये काम कर पाएंगे आप। जो जितना बात हम बताएं कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पढ़ना है, और वो फ्लो जब जनरेट हो जाएगा, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 5 घंटा पढ़ा, मैं 7 घंटा पढ़ा, मैं 10 घंटा पढ़ा। मतलब आप पढ़ते रहिए। आपको करना क्या है? आपको पढ़ना है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और खूब मस्त रहना है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको इस 1 महीने में कभी दिक्कत हो, परेशानी हो, हमको फोन कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको फोन नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा कि भैया थोड़ा बात करना था। तो हमको जब भी समय मिलेगा, हमारी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारा चीज देखना होता है, लेकिन फिर भी हम समय निकाल लेते हैं कभी ऐसा रहे तो। ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, शरीर का ख्याल रखिए। तो शरीर का ख्याल कैसे रखेंगे? शरीर का ख्याल इस तरह से रखिए कि शाम में थोड़ा जल्दी भोजन कीजिए और कम भोजन। आप लोग मतलब ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के 15 गो रोटी खा ली। समझ गए? मैंने सर्वे सर्वे में करता रहता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ गड़बड़ा जाएगा मामला। आपको इस समय क्या करना है कि आपको इस समय एनर्जेटिक चीज खाना है। समझ गए? कि आपके बॉडी को कभी ये फीलिंग ना आए कि मैं तो थक गया। कैसे एनर्जेटिक रख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। शाम में आप थोड़ा अर्ली जो है भोजन कर लीजिए, 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे का। जो मैं बता रहा हूँ ना, एकदम गौर से सुनिए आप। पूरा रिसर्च किया हुआ है हमारा, एक नहीं 1 लाख युवाओं को दे चुके हैं और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक। हम लोग तो परिवार हैं, इसलिए लोग हमको हल्के में लेते हैं। कोई आईएएस अभी सेलेक्ट होके आ जाता तो बोलता अच्छा, मैं अब सुनूंगा बात। मैं बता रहा हूँ, सारे आईएएस सब लेके गए हैं यहाँ से। ठीक है। तो शाम में थोड़ा जल्दी खाइए और कम खाइए। ठीक। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है। समझ रहे हैं? इसके बारे में हम कभी डिटेल में आपको बताएंगे क्यों नहीं। क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना, तो आपका जठराग्नि जो होता है ना, उससे आग निकलता है पचाने के लिए खाना को।
और उसमें क्या कीजिए, आप ठंडा पानी दे दीजिए। भैया बहुत गर्मी है, खटाखट खटाखट पी लिए। अब क्या होगा, अब वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब वो सड़ेगा अंदर, तो सड़ेगा तो फिर क्या होगा ना कि आपको ठीक से नींद नहीं आएगा। आपकी एनर्जी पेट में लगी रहेगी, कभी पेट खराब हो रहा है, कभी गैस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपको पीना भी है तो आप, आई मीन रिकमेंडेड ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद आप पहले पी लीजिए, थोड़ा बहुत पानी पीना है, कि खाना खाने के बाद 1 घंटे तक मत खाइए, सड़ जाएगा आपका खाना। ठीक है, आग बुझ जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा। तो कहाँ थे हम लोग? जो है, वो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, एक बात हो गई। उसके बाद रात में सोते समय जो है ना, आप 1 गिलास दूध ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए अर्ली उठने का। तो चूंकि खाना आपका जल्दी पच जाएगा, फिर आप जल्दी उठ जाएंगे। और कुछ अटर पटर नहीं खाना। जो मान लीजिए कि खाना खा लिया, पता चला कुछ मिठाई लेके आ गए घर में, तो अब सोच रहे हैं कि सबको मिल रहा है, अब मैं कैसे ही छोड़ दूं इसको, मेरा भी तो उसमें हिस्सा है, लाओ मैं भी डाल ही देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप। मैं देखा जो लोग compete किए हैं ना, मतलब खाने को तो भैया मैंने इतना साथ दिया, वो खिचड़ी ही खाते थे, कि भाई किसी तरह का रिस्क ही नहीं लूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल से आप भी खिचड़ी स्टार्ट कीजिए, मतलब उद्देश्य ये है कि सात्विक रहिए, ताकि आपको परेशानी ना हो खाना पचाने में। और हमेशा हमेशा मत खाइए कि ये आ गया तो ये भी खा लिए, वो आ गया तो ये भी खा लिए। संभालिए अपने आप को। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ के मुंह धो लीजिए, धो के फ्रेश होकर के जो है पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, सुबह आप पढ़िएगा ना 2 घंटे, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है उस समय कोई परेशानी नहीं रहता, कोई टेंशन मत नहीं रहता है। 2 घंटे जम के पढ़िए जैसे ही आप उठते हैं ना। तो उसके बाद आप क्या करिए, उठिए 2 घंटे बाद, और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप क्या करिए कि स्नान करके आप योग करिए। ठीक है, आप योग सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अगर मान लीजिए बाहर जाने में आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, चाहे दौड़ने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो सूर्य नमस्कार 5 मिनट ही सही, लेकिन करिए जरूर। क्यों करना है, करने के लिए कह रहे हैं कि आपकी बॉडी ना पूरी इफिशियंट हो जाएगी, आपको थकान नहीं होगा, आपको एनर्जी फील होगा अंदर से, आपको अश्लील बातें नहीं आएगी मन में, अश्लील चिंतन नहीं आएगा। ये इसलिए करवा रहे हैं कि अगले 23 घंटा आपका जो है इफिशियंट हो जाए। ठीक है, 24 घंटा तो सबके पास होता है। योग कर लीजिए। योग करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान करिए 15 मिनट। और 15 मिनट ध्यान में आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए नाद योग साधना, नाद योग साधना शांति कुंज करके डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें भगवान कृष्ण के बांसुरी का आवाज है और भगवान शंकर के डमरू का आवाज है। उसको साउंड को सुनिए आप बस बैठ करके, 15 मिनट का है। और मन ही मन आप गायत्री मंत्र करिए 15 मिनट। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगा, ध्यान हो गया, योग हो गया, प्राणायाम कर लीजिए थोड़ा, और ये हो गया। ये करने के बाद आपको सुबह में क्या करना है कि आपको 2-3 चम्मच रात में जो है आपको चना भिगोने दे दीजिए। ठीक है, रात में आपको चना भिगोने दे दीजिए, और उसमें क्या कीजिए, आप थोड़ा किशमिश डाल दीजिए 5-6। ठीक है, उसी पानी में जहाँ चना डाले। और अगर संभव हो तो बादाम अगर मिल जाए ना आपको, ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन 1 महीने के लिए अगर संभव हो, मैनेज आप लोग कर पाए, तो ये जो वो होता है ना काबुली, नहीं, ये जो बादाम होता है आपका लंबा सा जो बादाम होता है, उसको फूलने के लिए दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अंजीर आता है, एक भी अंजीर डाल देंगे ना उसमें, अंजीर, बादाम, ये किशमिश, और थोड़ा सा हाँ आलमंड, थोड़ा सा जो है आप चना डाल दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और सुबह में उसको खा लीजिए। ठीक है, सुबह हमें नाश्ता से पहले आपको खा लेना है। तो आप खा लेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको शाम तक अगर एनर्जी कम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि भैया मुझे थकान हुआ था। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। आप मूंगफली डालना है तो डाल लीजिए, कोई बात नहीं, जो संभव हो कॉम्बिनेशन आपको बनाना हो, मतलब वो पानी में भिगो देना है, उसकी जितनी भी ये होती है ना पेस्टिसाइड वगैरह होती है, वो सब निकल जाएगा पानी में। सुबह पानी में धो के आराम से और उसको खा लीजिए। आप खा लेंगे और शाम तक आप बता दीजिएगा भैया मुझे एनर्जी की कमी पड़ गया। हो ही नहीं सकता, एक बात। उसके बाद आपको क्या करना है, 9-10 बजे के आसपास प्रॉपर नाश्ता कीजिए ढंग से। रोटी है, सब्जी है, जो भी आपको लेना है, ढंग से आप नाश्ता कीजिए प्रॉपर, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगी। आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, करीब 2 बजे तक पढ़ लिए। उसके बाद थोड़ा सा खाना खाए,
और उसके बाद जो है आधे घंटे आराम कीजिए। ठीक है, आप आधे घंटे जैसे ही आराम करेंगे तो आप एनर्जी रीगेन कर जाएंगे, फिर से एकदम से रीगेन कर जाएंगे। ठीक है, और कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए सोते टाइम में। आप बंद कीजिए रूम, आराम से अकेले जाइए, सो जाइए आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उठिए इमीडिएट, फिर फ्रेश होइए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। शाम में 6 बजे आपको साधना करनी, त्राटक करिए, चाहे तो कोई एक म्यूजिक मेडिटेशन लगा लीजिए। ठीक है, चाहे तो नाद योग ही कर लीजिए, शाम में नाद योग लगा लीजिए और नाद योग कर लीजिए। ठीक है, कान में लगा लीजिए, साउंड को सुनिए, और एक दीप जला लीजिए। हेलो। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था आपसे कि शाम में 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर से जरूर कीजिए। वो आपको रिवाइव करेगा, वो बचाएगा आपको। ठीक है, वो आपको गलत जगह जाने से बचाएगा। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए थक गए, आप अकेले हैं, तो आपके मन में ये भाव आता है कि थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, और जैसे मोबाइल में गए, कुछ गलत चीज दिख गया, और गलत चीज दिख गया, और रील में चले गए, और रील में चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, करते 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 अनंत यात्रा चलता चला जाता है, और फिर पता चलता है 2 घंटे हमारे निकल गए। ठीक है, फेंक दीजिए उठा के मोबाइल को, अगर डिस्टर्ब कर रहा है आपको तो। ठीक है, खत्म कीजिए इसको, और उसके बाद 9-10 बजे तक आप आराम से, जो मैंने बताया है, पढ़ के सुबह टेस्ट देना है। जैसे आपको मैनेज करना है वो आप बेहतर जानते हैं, और आराम से जाके सो जाइए। और सोते समय में आप क्या कीजिए, एक लोरी है जो पीछे में हमारी दिख रही है ना, बंदनिया माता जी हैं, वो ना आप सभी को बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं। आपको भले पता नहीं होगा, क्योंकि आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन्हीं का विचार है, हमारा विचार कुछ नहीं है। आप उनसे जुड़ चुके हैं, वो आपका प्रॉपर ख्याल रखते हैं। तो रात में एक लोरी सुनिए, जब सोने जाते हैं तो एक लोरी है, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। अगर संभव हो तो कोई भाई जो है इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, विधाता तू हमारा है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। ये माता जी अपने आवाज में लोरी सुनाती है। तो आपको क्या भावना करना है, कान में लगा लेना है, आपको ये सोचना है माँ हमको लोरी सुना रही है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बचा ले जाएगा सारे चीजों से। और माता जी को आप बोल दीजिएगा मुझे सुबह इतने बजे उठा दीजिएगा, वो आपको सुबह उतने बजे उठा देगी। रात में उलूल जुलूल चीजें देख के नहीं सोना, इधर उधर की बातें देख के नहीं सोना। ठीक है, सुबह उठ जाइए, बस इसको मेंटेन रखिए आप। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्या है कि समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे बोलता संडे को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अभी समय आपके पास नहीं है, नहीं तो संडे आपको एंजॉय करना था, कुछ करना था, कुछ नया काम करना था, कुछ भी करना था। बट कोई बात नहीं, आप सभी को ना हम ले जाएंगे एक बार अगस्त में शांति कुंज हरिद्वार 3 दिन के टूर पे। आप देखिएगा कि आपको स्वर्ग का फीलिंग ना करा दें तो फिर बताइएगा। मतलब 3 दिन का जो टूर होगा ना वो अद्भुत होगा। आप चिंता मत कीजिए, एक से बढ़ के एक चीज है जीवन में, आनंद ही आनंद है। इस समय है मेहनत करने का, ये समय जो है आप मेहनत कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप क्या है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है कि आप आगे बढ़ो, हमारी दिली इच्छा है कि आप सफल हो जीवन में, हमारी दिली इच्छा है कि आप सबसे, इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनो, इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना संयम के साथ सुनने के लिए। और जो बातें अच्छी लगी होगी वो परम पूज्य गुरुदेव का ही था। जब हम आपके पास आते हैं ना तो उनका ही ध्यान करके आते हैं कि आप ही बताइएगा कि हमको क्या है। हम तो बहुत छोटे आदमी, हम तो रेडियो हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमारे पीछे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सारे लोग सफल होइए, सारे लोग आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मैसेज हमको कर दीजिएगा, कभी ऐसा रहे तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं का कोई क्वेश्चन हो स्टिल तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको समापन कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कि सर फोन से पढ़ते हैं ना तो नींद जल्दी आ जाती है, जैसे टेस्ट लगाया उसका सॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते नींद ही आ जाती है, तो इससे कैसे बचें? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि पहली बात जो मैंने बताया ना कि शरीर को ना एनर्जी चाहिए। तो जब शरीर आपका जवाब दे देता है ना तो भी थकता है।
तो एक तो जो मैंने बताया कि जो आपको लेना है वो लीजिए सुबह में। दूसरी बात क्या है कि एक ही काम करते करते ना लोग थक जाता है, तो थक जाता है तो थक तो आप कोई खेत में तो काम करने गए नहीं कि थक गए, आपका तो ब्रेन काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा चेंज कर दीजिए बीच में, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई अच्छा बुक पढ़ लीजिए, कोई मोटिवेटिंग ऐसा बुक है, चाहे कोई मोटिवेटिंग वीडियोज ऐसा लगता है आपको जो हमको मोटिवेट कर सकता है तो वो देख लीजिए, थोड़ा सा काम में परिवर्तन ले आइए, आप देखिएगा फिर से रिजनरेट हो जाएगी। क्योंकि क्या है, जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं ना वो हमेशा नहीं मिलेगा आपको। आप शांति कुंज यूट्यूब चैनल है, उस पे आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, उसको आप सुन सकते हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जो है उनको सुन सकते हैं, डॉक्टर प्रणब पांड्या जी को सुन सकते हैं, कभी गुरुदेव का नाम डालिएगा, पंडित श्री राम शर्माचार्य उनको सुन सकते हैं। मतलब बीच में छोटा मोटा 5-10 मिनट, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाइए और घंटों सुन रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम फिक्स रखिए कि मैं 5 मिनट सुनूंगा, 10 मिनट सुनूंगा, चाहे कोई बुक पढ़ लूंगा, थोड़ा सा आपके काम में परिवर्तन हो जाएगा तो आप रिजोनेट हो जाइएगा फिर से। ठीक है। और बताइए किनका क्या क्वेरी। हर्षित जी आपने हैंड रेज किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने 4 दिन सर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप किया था सर। एनर्जी लेवल सर नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था सर, बिल्कुल ही कि कंसंट्रेशन लेवल पर सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो सर वहाँ मेरा ब्रेक डाउन हुआ, तो सर उससे भी बहुत प्रॉब्लम हुई सर मुझे। मैं समझ गया सर आपकी बात। देखिए क्या होता, ऐसा होता है, क्या है ना कि देखिए आप देखेंगे कि संकल्प तो संकल्प होता है। जैसे मान लीजिए एक बार आपका ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक हो गया तो आपको लगेगा अरे हमसे होता ही नहीं, कोई चिंता का बात नहीं। मान लीजिए कि आपको 108 बार गायत्री मंत्र करना था सुबह में, आप नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश, तो आप शाम में बैठ के पूरा कर लीजिए उसको। मान लीजिए कि शाम में भी नहीं हो पाया तो आप इसको एक चीज मेंटलिटी सेट कीजिए कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया। सुबह कर लिया, किसी कारण बस किसी रीजन बस कुछ अर्जेंसी आ गया, कुछ ऐसा हो गया नहीं कर पाए, आप शाम में कर लीजिए। शाम में भी नहीं हो पाया तो कल आपको डबल करना पड़ेगा। जब ये मेंटलिटी सेट रहेगा ना तो आपका मन प्रिपेयर हो जाएगा अंदर से कि नहीं भाई हम छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिए तो कल तुम्हारा डबल हो जाएगा। ठीक है। और उससे भी नहीं होता है तो उसके एवज में आप एक दिन का उपवास कर दीजिए, तो आपको मन समझ आ जाएगा नहीं भैया मैं संकल्प ब्रेक नहीं कर सकता तो खाना नहीं मिलेगा मैं। ठीक, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किन्हीं का कोई क्वेरी है? ठीक, बहुत धन्यवाद। आप सभी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग नेपथ्य में हैं, पीछे से हैं, वीडियो के पीछे छुपे हुए हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खूब पढ़िए, खूब आराम से। हम गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आप पर खूब जो है आपको अपने गोद में रखे, आपको संभाल के रखे, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए, आपको किसी परेशानी से बचाए, ताकि आज इस बीच में कोई समस्या ना आने पाए। आप खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। हम प्रार्थना डेली करते हैं, हम यज्ञ करते हैं डेली, उसमें आहुति देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है कि खूब आप लोगों को पढ़ने में मन लगे, खूब आप जीवन में सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये परीक्षा का समय हम सभी का हौसला वर्धन करने के लिए शुक्रिया। आपने हमें सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया है। आपने हमें फिर से स्मरण करा दिया है कि परीक्षा की तैयारी उसके पहले दिन से ही शुरू की जाती है। आपके द्वारा दिए गए सभी सूत्र मूल्यवान है और आपके द्वारा दिए गए सभी सूत्रों को हम सभी आज से ही अपने जीवन में उतारेंगे। अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार नए विषय के साथ। थैंक यू।